आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं वागीशा आपके साथ। और अब वक्त हो चला है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। काशी में संत रविदास जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। संत रविदास की जयंती पर होने वाले आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और कार्यकर्ताओं के पहुंचने की उम्मीद है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं देते हुए संत रविदास के विचारों और संदेशों को याद किया। सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की मैं सभी प्रदेशवासियों, देशवासियों और विश्व के कोई भी कोने में जो भारतवासी हैं वो गुरु शिष्य परंपरा को मानने वाले हैं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूज्य संत शिरोमणि रविदास जी की 650वीं जन्म जयंती के अवसर पर एक विशालतम कार्यक्रम यहाँ पर बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में आयोजित किया है, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सहित, मुख्यमंत्री जी सहित बहुत वरिष्ठ पूज्य संतगण भी यहाँ पर पधार रहे हैं। सबका स्वागत है और हम लोग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और यहाँ से आज जो कार्यक्रम शुरू होगा, एक यात्रा का रूप धारण करेगी और हर गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु परंपरा में संत रविदास जी एक ऐसे संत रहे हैं जिन्होंने जाति पाति से ऊपर उठ करके और समाज को समरस करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि कोई भूखा ना रहे, और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चूंकि उनका यह संसदीय क्षेत्र भी है, जो सबका साथ सबका विकास का मंत्र साकार करते हुए 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन उपलब्ध कराने का काम फ्री में यह लगातार किया जा रहा है कोरोना काल के समय से। तो सही मायने में संत रविदास जी की चरण वंदना, उनकी धरती पर उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत अच्छा यह अवसर है। और जो उन्होंने सोचा है उसको हमारी डबल इंजन की सरकार करके दिखाने का काम कर रही है। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी भी रहेंगे, बड़ी जनसभा को भी संबोधित किया जाएगा वहाँ पे। देखिए, मैंने कहा ना, ये एक बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सहित कई राज्यों के जो हमारे अन्य मंत्रीगण हैं, उप मुख्यमंत्रीगण हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी गण हैं, वह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि 650 वर्ष पहले जो इस धराधाम पर आए थे, इसी काशी की धरती पर आए थे, आज 650 वर्ष उसके पूरे हुए हैं। और आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया। दीपोत्सव भी करेंगे आज? हाँ, दीपोत्सव भी करेंगे, नमन भी करेंगे और उनके जन्म स्थान की पवित्र मिट्टी को कलशों में भर करके हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और देश को कमजोर करने वाली कोशिशों के प्रति सभी को सतर्क रहना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि गुरु शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें बड़े भाई, माता पिता, स्कूल के शिक्षक और दीक्षा गुरु सभी शामिल हैं, जो सम्मान के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी की अपनी जिम्मेदारियां हैं और उन्हें पूरी निष्ठा से निभाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज की एक बड़ी समस्या ये है कि लोग अपनी जिम्मेदारियों का बोझ दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। उन्होंने गुरु पूर्णिमा के मौके पर लोगों से अपने कर्तव्यों को समझने और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सजग रहने की सलाह दी। भिन्न होती हुई दिखाई देती है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो भारतीय संस्कृति की सनातन परंपरा की एक पावन धारा है, इस पावन धारा ने दुनिया के सभी मत, मजहब, संप्रदाय और दुनिया के हर पीड़ित, वंचित को संरक्षण भी दिया है। लेकिन बहुत बार
इस पावन धारा में कुछ ऐसे विषधर भी उसमें आकर के डसने का प्रयास करते हैं जो पूरे भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। याद करना भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को और भारत को अस्थिर करने के लिए किए जाने वाले इन सब प्रयासों के प्रति हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। और आज के दिन पर मेरा मानना है कि जब हम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हैं तो गुरु का मतलब ही होता है वह हर व्यक्ति, एक व्यक्ति के बड़ा भाई भी, माता पिता भी, स्कूली गुरु भी, दीक्षा गुरु भी, ये सभी गुरु के समान पूज्य माने गए हैं। इन सबको भी तो अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हमारी समस्या क्या है कि हम अपनी बला को दूसरों पर टालने का प्रयास करते हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कुछ प्रदर्शनकारियों के व्यवहार को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर कहा कि सड़क पर बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के सामने अशोभनीय और आपत्तिजनक हरकतों को सामान्य नहीं माना जा सकता। कंगना ने कहा कि समाज में ऐसी गतिविधियों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि परिवार और बच्चों के सामने इस तरह का व्यवहार शर्मिंदगी की बात है। कंगना ने लोगों से अपील की कि सार्वजनिक स्थानों पर मर्यादा और जिम्मेदारी बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाज में अच्छे संस्कार और सम्मानजनक व्यवहार को बढ़ावा देना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भौंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा ना, या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भौंडापन नहीं झेलेंगे, तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है, और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले
बीजेपी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज की प्रेस वार्ता में वो मुख्यमंत्री को बधाई देने आए हैं, लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति चिंता का विषय है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि हिमाचल प्रदेश पर करीब 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 साल में मुख्यमंत्री, जो वित्त मंत्री भी हैं, उनके कार्यकाल में सरकार ने 41,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य में लगातार बढ़ता कर्ज एक गंभीर मुद्दा है और सरकार को प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर जवाब देना चाहिए। आज की इस प्रेस वार्ता में मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए आया हूं कि बेशक प्रदेश कर्जे में डूब रहा है और कर्जा लेने में भी एक रिकॉर्ड कायम हुआ है। 41,000 करोड़ कर्जा प्रदेश में पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री ने खजाना मंत्री होने के नाते 41,000 करोड़ कर्जा लिया, जबकि 51 वर्षों में 1971 से लेके 2022 तक 12 सरकारें आई, 12 सरकारों ने 68,000 करोड़ कर्जा लिया और वर्तमान सरकार ने 3.5 साल में 41,000 करोड़ कर्जा लेके जो एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 2023 में जब प्रदेश में बहुत बड़ा डिजास्टर है तो इन्होंने 51 लाख रुपया उसमें दान दिया और सुर्खियां बटोली अखबारों में कि मैंने सारा कुछ दान दे दिया। और आज पिछले कल से जो पूरे देश में खबरें छप रही हैं, हमें इस बात का गर्व है, फक्र है कि 2023 में सब कुछ दान करने के बावजूद प्रदेश के मुख्यमंत्री उत्तरी भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो है वो सर्वे में आए हैं, घोषित हुए हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं और साथ में एडवांस से भी बधाई देता हूं कि 1 साल उनको और मिल गया और इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो शायद देश में पहले नंबर पर आ जाएं। शायद हिमाचल प्रदेश के लिए वो गर्व का विषय होगा। प्रदेश तो लगातार धरातल, प्रदेश तो लगातार पताल में कर्जे में डूबता जा रहा है और जिन लोगों को सेवा के लिए भेजा है वो अमीर होते जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से भी पूछना चाहता हूं कि ये जो संपत्तियां डिक्लेयर हुई हैं, कहीं भूल तो नहीं गए अपनी संपत्तियां पे? क्योंकि पिछली बार भी एक हल्फनामे में छोड़ गए थे, 600-700 कनाल के बीच में नदौन में जमीन थी, उसको भी भूल गए थे। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सारा पैसा दिया, हमीरपुर में जो मेडिकल कॉलेज बना है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने पैसा दिया, उस मेडिकल कॉलेज के साथ बिल्कुल बगल में 100 से ज्यादा कमरों का जो पेइंग गेस्ट पीजी जो बन रहा है वो किसका है? ये प्रदेश की जनता को बता दें कि कौन बना रहा है। और 2023 में सारा कुछ दान कर दिया था तो कौन सा दिन का चिराग उनको मिल गया कि उत्तरी भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री में हो गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक सांसद पर गंभीर आरोप लगाते हुए बैकऑप्स नाम की ब्रिटेन की कंपनी का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि 2004 के हलफनामे में संबंधित सांसद ने इस कंपनी में 63% हिस्सेदारी होने की जानकारी दी थी। दुबे ने कंपनी के पते और उससे जुड़े लोगों को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि इसी पते पर एक अन्य कंपनी एशिया टीवी भी पंजीकृत थी, जिसमें अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ बच्चन और उनकी पत्नी रामूला बच्चन जुड़े थे। दुबे ने पूछा कि कंपनी को उस पते पर क्यों पंजीकृत किया गया और संबंधित सांसद का अजिताभ बच्चन से क्या संबंध था। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कंपनी को लेकर विदेशी फंड और भुगतान की जांच की जरूरत है। बीजेपी सांसद ने कहा कि वह ये मुद्दा आज संसद में उठाएंगे। भारतीय संसद के एक सांसद हैं जिन्होंने अपने हलफनामे में 2004 में ये जिक्र किया कि
यूके की एक कंपनी, बताया नहीं यूके की कंपनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि एक कंपनी है बेकॉप्स जिसमें कि उनके 63% शेयर हैं और वो ट्रू फंगल वे में रजिस्टर्ड है। ये मैं कहा, ये उन्होंने अपने हलफनामे में नहीं कहा कि वो कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है, कहाँ के वो डायरेक्टर हैं, तो उन्होंने खुद ही इन चीजों को एक्सेप्ट किया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जी का इस्तीफा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में इस्तीफा हुआ। मैं उस कारणों में नहीं जाना चाहता क्यों इस्तीफा हुआ, लेकिन ये जो ट्रू फंगल वे जो लंदन का ये पता है, इसमें एशिया टीवी नाम की एक कंपनी और रजिस्टर्ड है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो अमिताभ बच्चन जी और उनकी पत्नी रमूला बच्चन जी। पूरी दुनिया जानती है कि बच्चन परिवार से एक परिवार का जो है बातचीत बंद है, उस सांसद के परिवार का बातचीत बंद है। तो क्या ऐसा कारण था कि आपने अपनी कंपनी वहां रजिस्टर की? अमिताभ बच्चन से आपके क्या संबंध है? दूसरा जो व्यक्ति है जो डायरेक्टर बना मैकनाइट, वो कांग्रेस के सांसद गोवा के हैं एडवर्डो फेलेरियो, उनके वो दामाद हैं। स्कॉर्पियन पनडुब्बी घोटाले का जो ऑफसेट क्लाउज हुआ, जिसमें कि आपको पता है कि जांच हुई, उसका ऑफसेट का जो है काम उनको मिला हुआ था। दूसरा, इन्होंने कंपनी इसलिए फॉर्म की कि उसमें जो पैसे मिलते थे वो ब्रिटेन के टैक्स के पैसे को बचाना है। अब उसमें जो पैसे दिए गए, जो इन्होंने डिक्लेयर किया कि 30,000 पाउंड है, 50,000 पाउंड है, 1 लाख पाउंड है, 5 रुपया है, वो मैं आपको बताऊं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो स्टील कंपनी है, जिसका भारत में भी निवेश है और जो विदेशों में भी जिस स्टील कंपनी का निवेश है, उस कंपनी के खाते से प्रत्येक महीने, जब तक वो सांसद विदेश में रहे, प्रत्येक महीने वेतन के नाम पर, डायरेक्टरशिप के नाम पर, इक्विटी के नाम पर, पार्टनरशिप के नाम पर वो पैसा देते रहे। इसलिए एक बड़ा इन्वेस्टिगेशन सवाल है कि आप जिस बात की कहते हो, अडानी अंबानी की बात करते हो, आपको बताना चाहिए कि वो स्टील टाइकून के साथ आपके क्या संबंध है और वो आपको प्रत्येक महीने पैसे क्यों दे रहा था। अमिताभ बच्चन के घर पर जो है आपने अपनी कंपनी को क्यों रजिस्टर किया? आपके यदि संबंध इतने अच्छे थे तो किन परिस्थितियों में जो है 87-88 में जो है अमिताभ बच्चन का जो है आपके पिताजी ने इस्तीफा लिया? ये सारी बातें हैं जो मैं बताऊंगा। फिलहाल 5 बजे की 5 बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। ऐसे देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।